दूरदर्शन उत्तराखंड के विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज युग दृष्टा, युग पुरुष, स्टेट्समैन, बैरिस्टर, शिक्षाविद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष के लिए हम एक विशेष परिचर्चा आयोजित कर रहे हैं। इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए हमारे मुख्य अतिथि प्रकाश सुमन ध्यानी हैं और वरिष्ठ अधिवक्ता भरत सिंह नेगी जी हैं। आज हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन के विभिन्न चरणों पर बातचीत करेंगे, उनकी उपलब्धियों पर चर्चा करेंगे, उनके शिक्षाविद के रूप में, उनके बैरिस्टर के रूप में, उनके जो उन्होंने अपनी एक लेजिस्लेटिव के रूप में जो अपनी भूमिका निभाई है उस पर हम चर्चा करेंगे। और एक उनके जीवन का एक छोटे से सूक्ष्म रूप को बताने के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 में कलकत्ता में हुआ। उनके पिता हाईकोर्ट के जज थे, उनकी माताजी श्रीमती जोगमाया देवी गृहिणी थी और माँ सरस्वती का आशीर्वाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ रहा और वो 33 वर्ष की अल्प आयु में ही जो है वो कलकत्ता विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर बने। तो मैं सबसे पहले उनके जीवन परिचय के लिए प्रकाश सुमन ध्यानी जी से अनुरोध करता हूं कि वो कृपया बताएं कि युग पुरुष, युग दृष्टा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को वो कैसे चित्रित करना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा। वो केवल 52 साल जिए। 6 जुलाई 1901 को उनका जन्म हुआ और 1953 में कश्मीर के अंदर श्रीनगर में उनका आकस्मिक निधन हो गया। श्याम प्रसाद मुखर्जी ने अपने जीवन के आखिरी 14 साल, केवल 14 साल राजनीति करी। उससे पहले वो एक शिक्षाविद थे और राजनीतिक जीवन उनका केवल 14 साल का था। मात्र 14 साल के राजनीतिक जीवन में जिस तरह वो लोकप्रिय हुए जी, एक प्रशासक के रूप में, एक पॉलिटिशियन के रूप में, एक दार्शनिक के रूप में, एक शिक्षाविद के रूप में, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जी। लोगों का जीवन खप जाता है जी और वो राजनीति में मुकाम नहीं बना पाते जी। लेकिन केवल 14 साल में श्याम प्रसाद मुखर्जी ने इतना मुकाम बनाया कि आज दूरदर्शन भी उनके बार बार और तमाम पूरे देश में उनके गुणगान हो रहा है। वो किस तरह बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे ये सब लोग जानते हैं। वो एक बड़े भद्र परिवार में पैदा हुए थे। उनके पिताजी आशुतोष मुखर्जी जो कि जिनके नाम पे कि आशुतोष भवन बहुत बड़ा कलकत्ता में है और वो बहुत बड़ा, यानी आनंद भवन से भी बहुत बड़ा आकार में आशुतोष भवन था। वो भी जैसे आनंद भवन माननीय नेहरू जी ने राष्ट्र को समर्पित कर दिया था, उसी तरह आशुतोष भवन भी राष्ट्र को समर्पित हुआ। वो आज राष्ट्र की प्रॉपर्टी है। वो बचपन से मेधावी थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया, फर्स्ट क्लास फर्स्ट आए। वहीं से पोस्ट ग्रेजुएट किया, फर्स्ट क्लास फर्स्ट आए। बैरिस्टर बनने के लिए, पढ़ाई करने के लिए वो इंग्लैंड गए और इंग्लैंड जाने के बाद वो फिर हिंदुस्तान आए। वो पूरी व्यवस्था को देखना चाहते थे और खासकर शिक्षा में वो आमूलचूल परिवर्तन करना चाहते थे। जिस समय आशुतोष मुखर्जी 23 वर्ष के थे, 23 वर्ष की मात्र अवस्था में वो सेनेट के लिए चुने गए थे कलकत्ता यूनिवर्सिटी के और 33 वर्ष में वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बन गए थे। तो ये इतनी छोटी आयु में सेनेट के लिए चुना जाना और इतनी छोटी आयु में वाइस चांसलर बन जाना, ये अद्वितीय दिमाग की बात है। जिस आदमी को बहुत नॉलेज होगा, जो शिक्षा के बारे में पूरा समर्पित होगा, वही इस तरह के काम कर सकता है। और वो योग्य पिता के योग्य पुत्र थे और वो शिक्षा के प्रति उनका समर्पण बहुत जबरदस्त था। कितने ही ऐसे मौके भी आए जब शिक्षा की वजह से उन्होंने राजनीति को तिलांजलियां दी जी बाद के जीवन में। और वो 2 बार वाइस चांसलर रहे। 2-2 साल का कार्यकाल वाइस चांसलर का होता था 1934 से लेकर
और 1936 तक, फिर 1936 से लेकर 1938 तक 2 बार 2 टर्म में वो वाइस चांसलर रहे। उसके बाद उनका राजनीतिक जीवन करीब शुरू हो गया था और वो राजनीतिक जीवन में चले गए। अपने जीवन काल में वो राजनीतिक रूप से हिंदू महासभा से भी जुड़े रहे, उसके कार्यकारी अध्यक्ष रहे, जनसंघ के वो संस्थापक रहे। 1951-52 का जो चुनाव हुआ पहली। ध्यान जी, हम इसके उनके जो ये जो उनका राजनीतिक जीवन है उसमें हम आगे चर्चा करेंगे। मैं बीच में वरिष्ठ अधिवक्ता भरत सिंह नेगी जी को लाना चाहता हूँ। और नेगी जी, जैसे कि सुमन जी ने बताया कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हैं वो प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, वहीं से उन्होंने BA किया, MA किया, DLIT किया, बैरिस्टर की पदवी ली और वो एक बहुत ही होनहार विद्यार्थी थे। तो आप उनके बारे में और क्या बताना चाहते हैं दर्शकों को? देखिए, अभी सुमन जी ने बताया कि वो सीनेट के मेंबर बने 23 साल की उम्र में, तो बहुत ही विलक्षण प्रतिभा के लोग हैं। जब उनका चुनाव हुआ तो उन्होंने वो सीनेट का चुनाव जीता 23 साल की उम्र में, तो ये उनकी विलक्षणता है। उन्होंने MA इंग्लिश से किया जी, लेकिन उनके पिताजी एक शिक्षाविद थे। वो चाहते थे कि भारतीय भाषाओं को पर जोर देना चाहते थे वो जी। तो उन्होंने अपने ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कहा कि आप MA की पढ़ाई जो है बंगला भाषा में करें आप जी, क्योंकि उनका भारतीय भाषाओं को तवज्जो देने की उनकी इच्छा थी। बहुत बढ़िया। और उसकी उन इच्छा को जो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मान लिया जी। और MA की पढ़ाई इंग्लिश की बजाय जो है उन्होंने बंगला भाषा में उत्तीर्ण किया जी। और जैसे 33 साल की उम्र में वो इतने बड़े शिक्षाविद के कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने, ये बहुत बड़ी बात है। और ये इससे बड़ी बात क्या है कि उस दौरान जब जो कन्वोकेशन होता है, जो दीक्षांत समारोह होता है, उस समारोह में उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर जी को आमंत्रित किया, उनको उस समारोह का मुख्य अतिथि बनाया और उनसे भी आग्रह किया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कि आप भी जो दीक्षांत समारोह का जो भाषण देंगे उसको आप बंगला भाषा में देंगे। बहुत बढ़िया। और इतिहास में ये पहली घटना है कलकत्ता यूनिवर्सिटी की, जो मुख्य अतिथि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जो अपना भाषण किया वो बंगला भाषा में दिया। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि किस प्रकार से वो शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेजी भाषा के वर्चस्व को कम करके भारतीय भाषाओं को जो है उन्होंने जोड़ा है अपने उसको ये काम किया है उन्होंने। ये बहुत बड़ा काम है उनकी, ये उपलब्धि जो है बिल्कुल है करके। जैसे नेगी जी ने बताया कि वो एक अच्छे शिक्षाविद थे, वाइस चांसलर थे और वाइस चांसलर के रूप में उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर जी को अपने दीक्षांत समारोह में आमंत्रित किया और आंचलिकता को उन्होंने बढ़ावा दिया। तो ये जो शिक्षा के जो उनके प्रयोग हैं, इसलिए उनको शिक्षाविद के रूप में माना जाता है। और अब अभी आप जो है उनके राजनीतिक कैसे उन्होंने अपना दौर शुरू किया, उसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि आप प्रकाश डालिए कि कैसे वो इस तरफ बढ़े होंगे। देखिए, मैंने कहा वो बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे जी, बहुत बुद्धिजीवी थे जी, प्रखर वक्ता थे और अद्वितीय नॉलेज उनको था जी। केवल इतना ही नहीं, वो 1929 में जी, यानी केवल 28 वर्ष की अवस्था में जब कलकत्ता प्रेसिडेंसी के लिए विधान परिषद के चुनाव हुए जी, तो उसमें भी वो चुने गए थे और उसमें चुने गए थे और उसमें चुनने के में उसके बाद वो कांग्रेस से चुने गए थे जी। और कांग्रेस से चुने गए थे, लेकिन उसमें बहुमत आ गया मुस्लिम लीग का जी। तो और कांग्रेस ने कहा कि हम बहिष्कार करते हैं परिषद का। उन्होंने इस्तीफा दिया और फिर इंडिपेंडेंट चुनाव जीत के आए। अच्छा। यूनिवर्सिटी कॉन्स्टिट्यूंसी, उस समय बोलते थे कलकत्ता यूनिवर्सिटी कॉन्स्टिट्यूंसी। तो कलकत्ता प्रेसिडेंसी के जो चुनाव थे उसमें थे परिषद के लिए, प्रांतीय परिषद के लिए, तो वो उसमें भी चुने गए थे। और देखिए, इस्तीफा दे करके उस समय आप कल्पना कर सकते हैं जब डेमोक्रेसी नई थी, अंग्रेज सरकार ने पहली बार कलकत्ता प्रेसिडेंसी के चुनाव कराए थे, उसमें जीते, कुछ ही दिन बाद इस्तीफा दिया और फिर उसी कॉन्स्टिट्यूंसी दोबारा इंडिपेंडेंट जीत के चले गए। लेकिन क्या है कि उनका उसके बाद वो जब फिर 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया जी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आने के बाद जब वहाँ चुनाव हुए तो वो
अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी करी थी। जी। उन्होंने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी बना दी थी। उस समय जो पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल दोनों एक बंगाल प्रदेश था, और बंगाल प्रदेश में जो है मुसलमान बाहुल्य था, इसलिए मुस्लिम लीग का वहाँ स्वाभाविक रूप से वर्चस्व था। मुस्लिम लीग, कृषक समाज पार्टी और कांग्रेस, ये 3 पार्टियां उस समय मुख्य थी। मुस्लिम लीग के जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग सबसे बड़ी पार्टी बनी, फिर कांग्रेस बनी, और तीसरी जो पार्टी थी वो कृषक समाज पार्टी थी, वो फजलुल हक की पार्टी थी। तो फजलुल हक की पार्टी और मुस्लिम लीग ने वहाँ जो है सरकार बनाई थी। और उस समय भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी चाहते थे कि कांग्रेस जो है कृषक समाज पार्टी को समर्थन दे, फजलुल हक उसके वहाँ के चीफ मिनिस्टर बने, लेकिन कांग्रेस ने समर्थन नहीं दिया उनको। मुस्लिम लीग के साथ मिला करके फजलुल हक एक राष्ट्रवादी व्यक्ति थे, और हालांकि बाद में उन्होंने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया, फिर मुस्लिम लीग छोड़ा। उस समय वो वहाँ के वित्त मंत्री भी रहे, और जब वित्त मंत्री रहे तो उस सरकार का ही नाम हक श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हक मुखर्जी सरकार बोलते थे उसे। कोई भी उसको पार्टियों के नाम से नहीं जानता था। लेकिन फजलुल हक को इतना विश्वास श्यामा प्रसाद मुखर्जी में था कि जब कुछ मुस्लिम लीग के लोग उनका विरोध करते थे तो फजलुल हक ने विधानसभा में बोला था कि मुसलमानों का सबसे बड़ा हितैषी केवल श्यामा प्रसाद मुखर्जी होता है, क्योंकि उनको नॉलेज है, वो जानते हैं कि कैसे हिंदू और मुस्लिम दोनों का भला करके और ये प्रदेश चलाना है। लेकिन उसके बाद वहाँ भी उनकी बहुत ज़्यादा दिन बनी नहीं, क्योंकि 1940 में जो मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ लाहौर में, उसमें फजलुल हक ने मुस्लिम लीग ज्वाइन कर दी थी, तो इसलिए उनको जो है वित्त मंत्री से वहाँ के इस्तीफा देना पड़ा। और वित्त मंत्री से इस्तीफा देने के बाद 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, पाकिस्तान और हिंदुस्तान 2 देश बने, और नेहरू जी को जो है प्रधानमंत्री बनाया गया, तो ये उसके लिए नॉमिनेट हुए थे। प्रकाश सुमन जी, हम इस बात पे आगे चर्चा करते हैं। तो लेकिन जी मैं आपको यहाँ शामिल करना चाहता हूँ कि प्रकाश सुमन ध्यानी जी ने बताया कि 1942 के आसपास जो बंगाल प्रोविंस था उसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वित्त मंत्री बने, और किन परिस्थितियों में उसको छोड़ना पड़ा। तो ये तो बड़ा स्पष्ट है कि वो एमएलसी थे, उसमें शामिल थे, और उनको जो है वैधानिक जानकारी थी, और बैरिस्टर भी थे। आपके जो आपका अधिवक्ता जो आपका फील्ड है उसमें वो जुड़े हुए थे, तो वो संविधान को भी बहुत अच्छा समझ रहे थे। तो उस पीरियड में वो जो है उन्होंने जो है हिंदू महासभा को भी ज्वाइन किया, उसके अध्यक्ष रहे हैं, और उस नाते से उनका भारतीय संविधान के निर्माण में क्या योगदान रहा, आप जरा इस पर प्रकाश डालिए। देखिए, वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, राजनीतिज्ञ थे, हिंदू महासभा में रहे। उनको हिंदू सभ्यता संस्कृति इसके प्रति उनका रुझान था। संविधान सभा के मेंबर रहे, तो जो भारत का संविधान बना उसमें उनकी भूमिका थी। डॉक्टर अंबेडकर जी के साथ उन्होंने इसमें जितने अच्छे सुझाव संविधान में इस देश के लिए जो संविधान बना उसमें उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है संविधान सभा सदस्य के नाते, संविधान सभा के सदस्य के नाते। और नेहरू जी की जो अंतरिम सरकार बनी उसमें उनकी प्रतिभा को देखते हुए उनको नेहरू जी ने इंडस्ट्री उद्योग मंत्री के तौर पर जो है उनकी कैबिनेट में वो रहे। लेकिन वो उनकी अपनी एक विचारधारा थी, और नेहरू जी की विचारधारा से वो पसंद नहीं करते थे। इसलिए उन्होंने जो हिंदू कोड बिल था उस मामले में, और बंगाल विभाजन इनके मामले में, कश्मीर के मामले में उनकी जो है उनसे उनकी पटरी नहीं बैठती थी नेहरू जी के साथ। इसलिए उन्होंने जो है नेहरू जी की कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया, और बाद में उन्होंने जनसंघ की स्थापना की। यहाँ मैं ध्यानी जी को लाना चाहता हूँ बीच में कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है केंद्र में मंत्री थे, और 1950 तक वो पहले
सरकार भारतीय उसमें मंत्री, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है किसी के भी जीवन में, राजनीतिक जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि है कि वो भारत में जो है एक कैबिनेट मंत्री के रूप में रहे किसी इसमें। ऐसे में उनका सरकार से छोड़ना, नेहरू जैसे एक बड़े शक्तिशाली के विरुद्ध खड़ा होना, उनकी नीतियों से अपनी आपत्ति जताना, इसको आप लोकतांत्रिक मूल्यों में कितना महत्व देते हैं और उनके व्यक्तित्व को आप कैसे समझते हैं? देखिए, मुखर्जी जी की हर चीज का दृष्टिकोण बिल्कुल क्लियर था जी। वो कंफ्यूजन में नहीं रहते थे राजनीति करते हुए। मैंने कहा बहुत छोटे टाइम उन्होंने राजनीति करी, 14 साल मात्र राजनीति करी, लेकिन कंसेप्ट बहुत क्लियर थे और उनसे वो समझौता नहीं करते थे, अपने जो आदर्श थे उनसे समझौता नहीं करते थे। जब उन्होंने इस्तीफा दिया विधानसभा, बंगाल विधानसभा के वित्त मंत्री से, तब भी उनका डिफरेंस था। पता, उस समय डिफरेंस ये था कि उस समय तक यूनिवर्सिटी के अंदर में सेकेंडरी एजुकेशन होता था। अच्छा। और वहाँ मुस्लिम लीग की सरकार थी जी। और मुस्लिम लीग जो है सेकेंडरी एजुकेशन को यूनिवर्सिटी से हटा करके और सरकार के हाथों में देना चाहती थी, ताकि वो सेकेंडरी एजुकेशन को जिस तरह चाहे उस तरह चलाएं। उन्होंने उसका डट के विरोध किया और इतना विरोध किया कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन उन्होंने जाने नहीं दी। यानी शिक्षा को लेकर के वो इतने प्रतिबद्ध थे और कंसेप्ट इतना क्लियर था कि यदि शिक्षा, सेकेंडरी एजुकेशन यदि यूनिवर्सिटी से हट के सरकार के, राज्य सरकार के हाथ में चली गई तो इस सेकेंडरी एजुकेशन का बेड़ा गर्क हो जाएगा। वहाँ उन्होंने इसलिए इस्तीफा दिया। 1950 में जो नेहरू जी की कैबिनेट से उन्होंने इस्तीफा दिया, वो इसलिए दिया कि 1950 में बांग्लादेश में हिंदू बहुत बड़ी संख्या में थे। बांग्लादेश के हिंदू बहुत बड़ी संख्या में थे, लेकिन वहाँ एक सुनियोजित षड्यंत्र के तरह हिंदुओं को या तो कन्वर्ट हो या देश छोड़ो, एक अभियान चल रहा 1950 का, पूरे हिस्ट्री में फेमस है। और उस अभियान के तरफ नेहरू जी चाहते थे कि लियाकत अली, जो उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, लियाकत अली के साथ कोई समझौता किया जाए ताकि हिंदुओं को वहाँ परेशान न करें। लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहते थे कि लियाकत अली तो ये सब करवा रहे हैं कि बांग्लादेश एक मुस्लिम कंट्री हो जाए, वो एक किसी खास संप्रदाय का हो जाए और वो धर्मनिरपेक्ष न रहे, तो लियाकत अली से बात करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एक्शन होना चाहिए। नेहरू जी उनसे मतभिन्न थे और इसी मुद्दे पे उन्होंने नेहरू जी की कैबिनेट छोड़ दी और नेहरू जी की कैबिनेट छोड़ दी। और जब वो नेहरू जी की कैबिनेट में भी आए तो उस समय वो हिंदू महासभा के सदस्य के रूप में आए थे, लेकिन गांधी जी चाहते थे, पटेल चाहते थे और देश के तमाम बुद्धिजीवी चाहते थे कि जो ये राष्ट्रीय सरकार है कांग्रेस की भले ही हो, लेकिन वो एक राष्ट्रीय दिखे। तो इसलिए हिंदू महासभा के प्रतिनिधि के रूप में भी आए। और आपको ताजुब होगा कि जब 1950 में वो इस्तीफा दे के कलकत्ता गए तो उनके साथ नियोगी करके एक दूसरे मिनिस्टर थे बंगाल के, बंगाल के एक दूसरे मिनिस्टर मिस्टर नियोगी थे। नियोगी और श्याम प्रसाद मुखर्जी जब कलकत्ता में, हावड़ा में गए, कलकत्ता पहुंचे, तो उनके स्वागत के लिए उस समय आप समझे 50,000 लोग कलकत्ता, और उस समय लोगों ने आर्टिकल लिखे कि कलकत्ता का पूरा हावड़ा का जो स्टेशन था वहाँ कहीं पाँव रखने की जगह नहीं थी, इतना बड़ा उनका स्वागत हुआ। और इसीलिए 1952 में 1951-52 का जो पहला चुनाव हुआ, इसलिए उस समय तब उन्होंने जनसंघ की स्थापना की थी और केवल 3 लोग जनसंघ के जीत के आए थे। एक श्याम प्रसाद मुखर्जी, 2 लोग वहां से आए थे बंगाल से और एक राजस्थान से आए थे। तो श्याम प्रसाद मुखर्जी का चाहे केंद्र से उन्होंने इस्तीफा दिया, चाहे बंगाल के वित्त मंत्री से इस्तीफा दिया, केंद्र में वो उद्योग मंत्री भी थे और आपूर्ति मंत्री भी थे। और उन्होंने जब केंद्र के उद्योग मंत्री के रूप में बड़े अद्वितीय काम किए थे। ये जो चित्तरंजन रेलवे कारखाना है, ये श्याम प्रसाद मुखर्जी की देन है, वो उन्होंने ही लगवाया था वहाँ। जो दामोदर वैली प्रोजेक्ट है वो कृषि के लिए, वो श्याम प्रसाद मुखर्जी के टाइम में लगा था। भिलाई स्टील प्लांट का खाका उनका तैयार किया हुआ है। और इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे उद्योग के, और जो खादी बोर्ड है आज, खादी बोर्ड की स्थापना उनके टाइम में हो गई थी। बहुत बढ़िया। तो जो जैसे बताया प्रकाश सुमन ध्यानी जी ने कि आप युग दृष्टा थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनको कभी सत्ता का मोह नहीं था, कुर्सी का मोह नहीं था, चाहे वो वित्त मंत्री के रूप में रहे, चाहे भारत सरकार में जो है वो कॉमर्स और सप्लाई मिनिस्ट्री, इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के रूप में है। और 1951 में उन्होंने जो है जनसंघ की स्थापना की।
जब उनका जो है कांग्रेस से मोह भंग हुआ, कांग्रेस की नीतियों से मोह भंग हुआ, उनको लगा कि वो तुष्टीकरण कर रहे हैं, वो कुछ संप्रदाय विशेष के साथ कांग्रेस जुड़ रही है, तो जनसंघ की स्थापना हुई और पहले संस्थापक अध्यक्ष बने वो। 1952 में उनको चुनौती मिली कि पहला लोकसभा का चुनाव हुआ 1952 में, पहली लोकसभा के लिए, और उसमें चुनाव में खड़े हुए अपनी पार्टी को खड़ा किया, 3% वोट मिले, 3 सीटें जीती हैं उन्होंने। इस पे भरत सिंह नेगी जी आप क्या जोड़ना चाहते हैं? देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर वो सामान्य व्यक्ति होते तो जवाहरलाल नेहरू जी के साथ कुर्सी पे चिपके रहते। बिल्कुल। लेकिन वो युगदृष्टा थे, उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया, एक नई पार्टी बनाई। नई पार्टी के फॉर्मेशन में हम सब जानते हैं कि उस ज़माने की कांग्रेस के साथ कितनी दिक्कत हुई होगी। बिल्कुल। वो उन्होंने फिर भी जनसंघ की स्थापना की और पहले राउंड में ही जो है उन्होंने 3% वोट लिए, अपनी सीट निकाली, 3 सीटें निकाली। तो ये बहुत बड़ा ये संघर्ष जो है, उन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज़ादी के समय हम सब जानते हैं कि ये धारा 370 को जवाहरलाल नेहरू जी ने या कांग्रेस ने या सरकार ने मान लिया उस समय, और यह शेख अब्दुल्ला के दबाव में एक देश के अंदर 2 निशान, 2 प्रधान, 2 संविधान चलते थे। ये उनको डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को ये बर्दाश्त नहीं था, क्योंकि एक जो सार्वभौमिकता है किसी देश की, उसके अंदर 2-2 प्रधान, 2-2 निशान, 2-2 संविधान नहीं हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने कश्मीर में जो परमिट का सिस्टम था और 2 विधान थे, कश्मीर का अलग था, उसका संविधान अलग था, ये सब तो उन्होंने इसके खिलाफ जो है एक राजनीतिक के रूप में और एक दृष्टि के रूप में, एक देश के रूप में, एक अखंड भारत के रूप में, एक देश में ये नहीं हो सकता है, उसके खिलाफ इन्होंने पूरे 1952 में जो है कंटिन्यू पूरे देश के अंदर ये 2 निशान, 2 प्रधान, 2 संविधान के खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया, उस परमिट को तोड़ने के लिए आंदोलन किया। और वो इतने लोकप्रिय थे, इतने प्रखर वक्ता थे कि उनके बारे में जो उस ज़माने में जो हमारी सरस्वती पत्रिका थी, जो सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, साहित्यिक क्षेत्र में उस पत्रिका का जिसको साहित्यकार चलाते थे, उन्होंने लिखा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जब इसी परमिट को तोड़ने के लिए जब अपना बलिदान दिया, तो उसके बाद उनकी उस पर 4 पेज का लेख आया उस समय के संपादक का। तो उस लेख में उन्होंने कहा है इनके लिए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए, कि ये एक अवतारी पुरुष थे। जैसे कलयुग में कोई अवतार पैदा होता है, तो ये ऐसे एक अवतारी पुरुष थे। और इनकी लोकप्रियता जो है, इतने अच्छे, इतने वक्ता थे, इतनी इनकी लोकप्रियता थी कि इनको पहले कोई प्रोग्राम नहीं देता या प्रोग्राम मिलने का टाइम नहीं होता था। इनके बारे में ये कहा जाता है, उस समय की पत्रिका लिखती है कि इनके लिए केवल चूने से इनका नाम लिखा जाता था सड़क पर, और ये स्थान दिया जाता था। और इतने से ही इतने लोग इनकी सभाओं में आते थे कि कहीं तिल रखने की जगह नहीं मिलती थी। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आज के ज़माने में तो राजनीतिक रैलियां भी ढो करके बसों में करनी पड़ती हैं। उस ज़माने में इनके अंदर कितने जो इनकी जो बौद्धिक क्षमता थी, राजनीतिक क्षमता, लोकप्रियता थी। भरत सिंह नेगी जी ये कहना चाहते हैं कि बहुत लोकप्रिय थे। जम्मू कश्मीर के लिए विशेष परमिट क्यों? एक देश एक विधान, एक देश एक निशान, एक देश एक प्रधान, ये जो नारा उन्होंने जो एक युग दृष्टा के रूप में दिया, जो आज भी बड़ा मौजूद है आज के दौर में भी, और उसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, सरकार ने उसको बढ़ाया, समझा है। धारा 370 की जो दिक्कतें रेस्ट ऑफ इंडिया के लोगों के लिए, बाकी लोगों के लिए, उनको उन्होंने किया कि एक पूरा देश तभी एक होगा जब सब लोगों को एक जैसे उनके नागरिक अधिकार होंगे। क्योंकि वो बैरिस्टर थे, वो बहुत अच्छे लेजिस्लेटिव थे और सांसद बन के आ गए थे, 1952 में जीत के आ गए थे। तो जो चुनौती उन्होंने उस समय महसूस की अपनी पार्टी के लिए, जनसंघ के लिए, तो उसके आप जरा उसको संक्षिप्त करें ताकि हम एक आध सवाल और जोड़ लें। देखिए, पार्लियामेंट में प्रश्न पूछा था श्याम प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू जी से कि मेरा देश है कश्मीर, कश्मीर हिंदुस्तान का पार्ट है, मेरे देश का पार्ट है, मेरे को परमिट क्यों लेना चाहिए? नेहरू जी ने पार्लियामेंट में बोला कि कश्मीर जाने के लिए कोई परमिट की जरूरत नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं जा रहा हूँ।
तो जब वो ट्रेन में गए, उनके साथ अटल जी थे, उनके साथ मधोक जी थे, उनके साथ डोगरा जी थे, प्रीतम डोगरा, पंडित प्रीतम डोगरा, जो वहाँ उस आंदोलन को चला रहे थे, वो लोग थे। और जब रावी का, पठानकोट से आगे रावी का पुल पार किया, कि पुल के बीच में थे, तो वहाँ के जो कमिश्नर थे उनके साथ बैठ गए, और जैसे ही वो जम्मू में इंटर हुए, यानी जम्मू स्टेट में जो है, उनसे परमिट नहीं मांगा गया, क्योंकि पार्लियामेंट में जो है नेहरू जी बोल चुके थे कि परमिट की जरूरत नहीं। वहाँ लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे उन्हें गिरफ्तार कर दिया गया। अच्छा। उन्होंने कहा गिरफ्तार करो, चाहे कुछ भी करो, मैं तो श्रीनगर तक जाऊँगा। श्रीनगर गए, एक झोपड़ी में उन्हें रखा, और उसके लिए वो अलग विषय है, उसकी बड़ी कंट्रोवर्सी है उनकी डेथ पे। उनका जीवन पूरा संघर्षों में कटा। आपको ये जान के, उन्होंने 52 साल के जीवन में कभी चैन तो लिया ही नहीं। केवल 24 साल के थे तब पिता आशुतोष मुखर्जी, उनकी डेथ हो गई थी। पत्नी 11 साल केवल रही और उनकी डेथ हो गई। उनके बच्चे, उनके बड़े भाई, इनका नाम श्याम प्रसाद, बड़े भाई का नाम था रामा प्रसाद। वो जस्टिस थे, चीफ जस्टिस भी रहे बंगाल के। तो उनकी पत्नी ने उनके बच्चों को पाला, और उसके बाद पूरा जीवन जो है उन्होंने जो है समाज सेवा में लगा दिया। तो वहाँ उसको आज जो हम 370 का परिवर्तित रूप देख रहे हैं, उस 370 का परिवर्तित रूप में पहला बलिदान वास्तव में हिंदुस्तान में पहली राजनीतिक बलिदान यदि किसी ने दिया तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दिया, और हम उनको नमन करते हैं। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे कलकत्ता पोर्ट का नाम है, जो अभी माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसी जनवरी में देश के लिए समर्पित किया है। आज उनके नाम पे फ्लाईओवर हैं, विश्वविद्यालय हैं, कॉलेज हैं, सड़कें हैं, भवन हैं, और CSIR की जो स्कॉलरशिप उनके नाम पे दी जाती है। तो वो एक युग पुरुष हैं, युग दृष्टा हैं, और देश उनको याद कर रहा है, भूलेगा नहीं उनका जो समर्पण है, जो उनका बलिदान है। जैसे आपने कहा कि वो पहले ही लोकतांत्रिक, उनकी जो अपना शहादत उन्होंने अपने लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने के लिए दिए हैं। तो ऐसे में नेगी जी, आप आज के युवाओं के लिए क्या इसमें देख रहे हैं कि उनको क्या होता है ना, संक्षिप्त में दें ताकि इसको हम कंक्लूडिंग रिमार्क के रूप में ले लें आपका। देखिए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन की जितनी भी घटनाएं हैं, वो सब संघर्ष, उन्होंने सब संघर्ष किया है, और बिना संघर्ष के कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। डॉक्टर, जैसे सुमन जी ने कहा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान जो है, आज जम्मू कश्मीर से 370 हट गई, तो इसका जो बलिदान, जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान जो है वो काम आया। तो तब से ये कंटिन्यू ये आंदोलन चल ही रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जो अखंड भारत का जो राष्ट्र की मजबूती का जो बात है, वो देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो काम किया है, मैं समझता हूँ कि आज तमाम नौजवानों को, युवाओं को जो है उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे स्कॉलर जो है हमारे नौजवानों को अच्छी पढ़ाई करके, जैसे वो कम उम्र में ही वाइस चांसलर बन गए, उन्होंने बड़े अच्छे रिकॉर्ड हर फील्ड में बनाए। तो मैं समझता हूँ अगर इनसे प्रेरणा लेंगे तो ये कि सुमन जी, आप भी अपना बड़ी बात जो है अंतिम रिमार्क दीजिए इसको समापन के लिए। देखिए, उनका व्यक्तित्व कितना बड़ा था जी, कि जो आज भारतीय जनता पार्टी और तब के जनसंघ के जो सबसे बड़े चिंतक थे जी, दीनदयाल उपाध्याय जी। दीनदयाल उपाध्याय जी जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी अध्यक्ष थे जनसंघ के, थे वो महामंत्री थे। और आपको ये जान के भी बड़ा हर्ष होगा कि जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी अध्यक्ष बने जनसंघ के, तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो भारत के प्रधानमंत्री रहे, वो उनके पीए थे जी। और अटल जी अपना गुरु जब जल्दी से किसी को मानते थे, लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अटल जी ने जब भी श्रद्धांजलि दी होगी तो उनको अपने गुरु के रूप में माना। और मैं समझता हूँ कि ये उनकी धाती है कि हिंदुस्तान आज विश्व के अग्रणी देशों में है, बड़े समुदायों में है, आज देश हर दृष्टि से आगे बढ़ रहा है। उसके लिए उन लोगों ने जो फाउंडेशन लगाई, जो फाउंडेशन वाले लोग थे। दैनी जी, हम आपका बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आप ऐसी प्रतिभा के लिए कह रहे हैं कि जिसके लिए शब्दों का जो है
इतने वो है कि बहुत समय हमारे लिए बहुत कम पड़ रहा है। वो एक इतनी बहुमुखी प्रतिभा का धनी रहे हैं और हमें कम समय में हम लोगों को चर्चा करने का अवसर मिला और आगे भी ऐसा मिला है। और मैं इस परिचर्चा में जो है आपका धन्यवाद करता हूँ भरत सिंह नेगी जी का, ज्ञानी जी का, कि आपने इसमें शामिल हुए और हम आगे भी ऐसी ही चर्चा लेकर आपके बीच में आते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।